If you have to describe the vibe in this room, तुम्हें क्या फील हो रहा है? How do you feel about it? मैं अगर एक कलर के हेल्प से डिस्क्राइब करूँ तो आई थिंक मैं वाइट कलर ले सकता हूँ। आप सही में 15 साल के हो? मेरी मम्मा है, वो मुझे सपोर्ट करती हैं, बट वो मुझे एक बेड ऑफ रोजेस पे नहीं रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी उन्हें सपोर्ट करना है, बट उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, बट उनको छोटी छोटी चीज़ें और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के लिए पूरी दुनिया के लिए प्रिपेयर करते हुए। आपको पता है मैं आपका ये वाला पॉडकास्ट सबसे पहले अपने बेटे को दिखाने वाला हूँ। आई कांट टेल यू, ही विल लर्न सो मच फ्रॉम। हाउ इज प्रथमेश ऑफ टुडे डिफरेंट देन प्रथमेश 2 years बैक? मतलब वो 3 इडियट्स वाला कि 99% लाओ तो घड़ी वरना छड़ी। एब्सोल्युटली वही 99% लाओ तो घड़ी वरना छड़ी। आप लोगों को ड्रीम करियर फाइंड करने में हेल्प करते हो, क्योंकि आजकल रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ एम्पल अमाउंट बहुत सारी हैं। आपके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए। आप शार्क टैंक में गए, आपने बाल पुरस्कार जीता, आप 14 years ऑफ एज में CEO बन गए, नेशनल अवार्ड ले लिया। अब क्या 15 साल की उम्र तक रिटायर होने का प्लान है क्या? डू यू ऑल्सो एवर वॉन्ट टू बी लेजी लाइक अदर किड्स राइट नाउ एंड जस्ट lie down and play video games and not think about becoming a CEO or going to a Shark Tank? Great power comes with great responsibilities. आप भी कभी थकते हो क्या? आपको भी ऐसा कभी लगता है कि आपके पास मोटिवेशन की कमी हो गई है because you have this one physical disability which possibly no other kid has? What news channels do you listen to? What podcast do you listen to? कि लफ्ज़ ही मेरी पहचान बने तो बेहतर है। नज़र का क्या है, हर चेहरे के साथ बदलती रहती है। मुझे तो लगता है प्रथमेश हिस्ट्री लिखेगा। आज हमारे साथ हैं प्रथमेश सिन्हा, an inspiration to millions of students out there, not just in India but everywhere around the world. प्रथमेश, कैसा लग रहा है मेरे पास आकर के स्टूडियो में? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मज़ा आ रहा है एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। और आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, रियली हैप्पी टू बी हियर। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। Thank you so much, beta. Thank you so much for taking out time and coming here. I know you are such a busy person. Tell me something about yourself. Let's start from there. Let me know, what do you think about yourself? Who is Prathamesh? सो सर जहाँ तक मेरी बात है, आई थिंक दैट आई एम अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड सम मोटिवेशन एंड trying to spread some positivity around and जहाँ तक मेरे बारे में है, सो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बट अगर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताना चाहूँ अपने बारे में, सो मैं लोगों को पॉजिटिविटी, लोगों के अराउंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहता हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ। Wonderful. You are a very positive soul, beta. For everybody, Prathamesh Sinha is a 15-year-old brilliant student. He has been featured in Shark Tank. He has a national award, Bal Puraskar, to his name. He has been a TEDx speaker. He has had the privilege to meet PM Modi. So, Prathamesh, let's start with the first question. Okay. मेरे आसपास मुझे एक बहुत पॉजिटिव सी वाइब फील हो रही है सिंस द टाइम यू हैव एंटर्ड दिस ऑफिस। इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब द वाइब इन दिस रूम, तुम्हें क्या फील हो रहा है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? सो आई एम फीलिंग, मेरे आसपास मैं एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ एंड आपके साथ ये पूरा जो रूम है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ मैं अगर एक कलर के हेल्प से डिस्क्राइब करूँ तो आई थिंक मैं वाइट कलर ले सकता हूँ। वाह, वाइट कलर, क्योंकि आप जैसे करियर काउंसलर हो और जैसे स्टूडेंट्स से आप डील करते हो, स्टूडेंट जो होते हैं उनका कलर वाइट इसलिए क्योंकि ये प्लेन होता है, सिंपल होता है और हर कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आप अपने हिसाब से रहते हैं, आप किसी के कलर में गुम नहीं हो जाते हैं। सो फॉर मी दिस इज़ प्लेन येट वेरी वंडरफुल वाइट कलर। एंड यू एंड मी बोथ आर वेयरिंग व्हाइट टुडे। ओके, अच्छा, टेल मी समथिंग। मुझे टेक मी थ्रू, when did you start losing your eyesight? What was the timeline? Do you remember anything? So I was more normal, but according to the standards of the society,
born with all five sense organs working. Okay. Yeah. So what happened is, after my first birthday, maybe when I was 14 months old, my eyes began to squint and I started losing my vision. And when my parents used to call me from left, I used to go right. So they consulted with the doctor. So first, initially with the ophthalm, then neurologist, and finally we got to know that I have a brain tumor. But till then I was 16 months old, and I lost my vision completely due to this brain tumor. So it was on optic chiasma, which is the place where the both nerves of the eyesight, they join and form images. So this brain tumor has affected optic chiasma, due to which I lost my vision. So this was the basic timeline, maybe, which I remember, which my parents had told me from 14 months to maybe 16 months. Okay. Yeah. आपको पता है आजकल के बच्चे छोटी सी चीज में परेशान हो जाते हैं, राइट? एक छोटे से फेलियर से डर जाते हैं. यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी सर्जरीज, यू कॉल दैट एज सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, विच आई डेफिनेटली लव इट. आपको अगर किसी एक 17 साल के बच्चे को समझाना है जो इस वक्त टीनेज में है, जो अपने कॉलेज और करियर जर्नी को चालू करने वाला है, कि आप छोटे से बग से या छोटे से फेलियर से डर जाते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उनको कुछ समझाओ, तो आप उनको क्या समझाना चाहोगे? आई थिंक दैट अगर बग है लाइफ में तो डीबगिंग से ही जाएगा. प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन उसका ढूंढना ज़रूरी है. अब 17 साल, जैसा आपने कहा, इज़ अ एज वेयर आपके कॉलेजेस एंड हो रहे हैं, आपकी जो नॉर्मल एजुकेशन है वो एंड हो रहा है. नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द एज वेयर आप जहाँ पर आपको नौकरी लेनी है, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हैं, आपको करियर डिसाइड करना है, और आप थोड़ा कन्फ्यूजन फेस कर रहे हो. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में ये सही वक्त होता है जब आप बैठें शांति से, थोड़ा अपने बारे में सोचें, थोड़ा आप देखें कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है या आप क्या करना चाहते हैं. आप अपने पेरेंट्स से बात करें, थोड़ा आप अपने ऊपर फोकस करें. और जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द पीयर प्रेशर, थोड़ा सा आप कोशिश करें कि अपने बिना पैनिक हुए अपने बारे में सोचें, एंड आपको जो अच्छा लगता है वो करें, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्यूशन के साथ ही आती हैं. बस ज़रूरत होती है तो उससे ढूंढने की. आप पैनिक ना होकर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेंगे, सो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी. सो जो सिस्टम क्रैश है आपका, दैट्स द परफेक्ट टाइम टू इंस्टॉल द न्यू सॉफ्टवेयर, टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर. एंड डीबगिंग, अगर कोई बग है तो डीबग करिए, एंड ऐसी सॉल्यूशंस ढूंढते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है. आप सही में 15 साल के हो, हाँ. बट आप बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो. इतना अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन करके. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आजकल ना एक नया ट्रेंड चला है. अभी आपकी मम्मा भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, एंड शी इज़ सो सपोर्टिव टू यू. बट आजकल एक नया ट्रेंड चला है जहाँ पे ना हर पेरेंट जब मेरे पास आता है तो बोलता है, ओ माई चाइल्ड इज़ टू यंग, ओ माई चाइल्ड इज़ नॉट रेडी. सो ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे बच्चों को जिनको लाइफ में शायद सब कुछ मिला है, उसके बाद भी उनको प्रेशर लेना नहीं आता, और पेरेंट्स उनको प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं कर रहे, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वांट टू से टू दीज किड्स so that they realize that each one of them has a superpower? For example, you must be also having some superpower. What is your superpower, Prathamesh? जहाँ तक मैं अपनी सुपर पावर के बारे में बताऊँ, सो मैं अपने विजन को एज अ सुपर पावर यूज़ करता हूँ. जैसे मैंने एक बार वो अंधेरे वाली चीज़ कही थी कि मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ. बट मेरी सुपर पावर है कि हर चीज़ में मैं पॉजिटिव रह पाता हूँ, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ. अच्छा, जहाँ तक बात है उनके सुपर पावर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये यंग एज होती है ना, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट. आई टेल यू व्हाई. आप जब इस एज में होते हो तो आपके पास आपका सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको प्रिपेयर ना करने की बजाय आप उनको कहें कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हैं. क्योंकि इस एज में रिस्क लेने का जो एटीट्यूड है वो होता है आपके अंदर. एक 21-22 साल का कोई वर्सेस एक पर्सन, एक आदमी जो 40 से 45 साल का है,
उन दोनों में से रिस्क टेकिंग एटीट्यूड उसका ज़्यादा होगा जो 21-22 साल का है, क्योंकि उसके पास टाइम है, एनर्जी है, उसके पास उसका सपोर्ट सिस्टम है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो 45 ईयर्स ओल्ड है उनके पास थोड़ी लैक कर जाती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो ये सही टाइम होता है, आप स्टार्ट करिए, आपके पास आपका सपोर्ट सिस्टम है, पीयर प्रेशर में मत आइए। क्योंकि अब अगर आप यंग रहेंगे ना, सो अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, इवेंचुअली आपके ऊपर पीयर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि अरे वाह अभी तो ग्रेजुएशन हो गई, अब बताओ क्या करने वाले हो। तो ये पीयर प्रेशर आने की बजाय आप शुरुआत से ही शुरू कर दीजिए, आपको क्या करना है उस गोल की तरफ आप काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आगे चलकर आपको प्रेशर ना लेना पड़े। पेरेंट्स ऑब्वियसली जैसे मेरी मम्मा है वो मुझे सपोर्ट करती हैं, बट वो मुझे एक बेड ऑफ रोजेस पे नहीं रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी उन्हें सपोर्ट करना है, बट उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, बट उनको छोटी छोटी चीज़ें और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के लिए पूरी दुनिया के लिए प्रिपेयर करते हुए। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि यंग एज जो है आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। यही समय है, सही समय है, शुरू कर लेना चाहिए। आपको जो भी गोल है आपका उस तरफ काम करना। आपको पता है मैं आपका ये वाला पॉडकास्ट सबसे पहले अपने बेटे को दिखाने वाला हूँ। ही इज़ इन ग्रेड 12 एंड ही विल लर्न सो मच फ्रॉम यू। आई कांट टेल यू, ही विल लर्न सो मच फ्रॉम यू। अच्छा एक बात बता, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर अ मोटिवेटर। मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, शायद आपके जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, नहीं बट मैं सर। भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ। आप सक्सेस ना यूजुअली दुनिया के दिमाग पे चढ़ जाता है, राइट? और चढ़ करके फिर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। बोलते हैं कि सक्सेस चेंजेस पीपल एंड इट चेंजेस पीपल रियली फास्ट। यस। लास्ट 2 साल में प्रथमेश को इतनी शोहरत मिली है, इतनी विजिबिलिटी, इतनी लाइमलाइट। हाउ इज प्रथमेश ऑफ टुडे डिफरेंट देन प्रथमेश 2 years back? And how do you handle this limelight and this pressure all the time where everybody wants to talk to Prathamesh? ये तो मैं लकी हूँ कि प्रथमेश मेरे पास आ गए, बट हाउ डू यू हैंडल दिस प्रेशर? मेरे साथ मेरी मम्मा रहती है मुझे ग्राउंडेड रखने के लिए। अच्छा डांटती है? हाँ। अरे वाह, ओके। नहीं, पेरेंट्स की डांट सबको ज़रूरी होती है। हाँ। मेरी मम्मा भी डांटती हैं, सबके पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो अच्छे के लिए गुस्सा करते ही हैं। एंड दैट्स ट्रू, सक्सेस लोगों को चेंज तो करती है, बट 2 तरह के चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज। राइट। सो चेंज तब अच्छा है जब पॉजिटिव हो, नेगेटिव है तो आपको तुरंत से तुरंत वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे मेरे साथ पॉजिटिव चेंज ये आया है कि मैं थोड़ी चीज़ों को और अच्छे से समझने लगा हूँ। जैसे मैं 2 साल पहले मुझे फेम मिला था और मैं शार्क टैंक में आया था। उस वक्त मैं छोटा था और उतने अच्छे से नहीं बोल पाता था, थोड़ा मेरी बातों में आज ज़्यादा मेच्योरिटी है देन 2 years बैक। एंड जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सो करण जौहर का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा था कि उनकी जो पहली फिल्म आई थी ना, जिससे उन्हें सक्सेस मिली थी, जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, आज जब वो उस फिल्म को देखते हैं देन ही फील्स कि ये मेरा काम नहीं हो सकता, मैं इससे कहीं बेहतर करता हूँ। तो ये आज मेरे साथ हो गया है कि मैं पहले जो बोलता था वर्सेस आज जैसे मैं बात करता हूँ और जो कुछ जैसे मैं रहता हूँ, तो वो एक छोटा सा चेंज तो आया है। बाकी जो भी है मेरे साथ पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंजेस मैं आने नहीं देता हूँ, और आने भी वाले होते हैं तो माई मदर इज़ ऑलवेज विथ मी। एंड मदर इज ऑलवेज राइट। यस। पता है मैं जब अपने आज से 2 साल पुरानी रील्स या वीडियोस देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है यार ये मैं तो नहीं हो सकता। Exactly. कितना वियर्ड आंसर दिया था मैंने। आज मैं अगर इसको दोबारा करूँ तो मैं कैसे आंसर दूंगा, बहुत कुछ सोचने को मिलता है। जैसे जैसे आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो आपका विजडम आपका बढ़ता जाता है, इंटेलेक्ट, जिससे आप आगे चल के जो आप पहले सोचते थे उससे थोड़ा डिफरेंट आपकी थिंकिंग हो जाती है। राइट। पता है मैं बच्चों को उनका ड्रीम करियर बताता हूँ, ठीक है, और मैं उनको तैयार करता हूँ बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड में पढ़ने के लिए, चाहे वो आईवी लीग्स हो गए, हार्वर्ड हो गया, प्रिंसटन हो गया, ब्राउन हो गया, या यूके की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हो गई, चाहे ऑक्सफोर्ड हो गया, चाहे कैम्ब्रिज हो गया। और इस पूरी जर्नी में मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट ना हमेशा अपनी इच्छा थोपता रहता है बच्चों के ऊपर। वो बोलता है आपने अगर फिजिक्स में नंबर लिया है तो आप तो आईआईटी ही करोगे, और अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप तो डेफिनेटली डॉक्टर ही बनोगे, बनोगे। राइट।
और मेरे को मतलब वो इतनी थ्री इडियट्स वाला कि 99% लो तो घड़ी वरना छड़ी, वो वाला। एब्सोल्युटली वही 99% लाओ तो घड़ी वरना छड़ी। या और किसी को ये नहीं समझ में आता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, बट हर चीज़ में टॉप करना ज़रूरी नहीं है, स्किल्स को बिल्ड करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और जो मैं अभी देख पा रहा हूँ वो ये है कि प्रथमेश ने एटलीस्ट एक स्किल तो बहुत अच्छी बिल्ड कर ली है। वो है अच्छी बातें करना, किसी का भी दिल जीत लेना और अपनी बातों से सबका मन मोह लेना। ये स्किल अपने आप बिल्ड हो गई प्रथमेश, या इस पे भी बातें करने, द कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, इसको भी बिल्ड करने में मेहनत लगी? सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हाँ, मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ड्रीम करियर फाइंड करने में हेल्प करते हो, क्योंकि आजकल रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ एम्पल अमाउंट बहुत सारी हैं। आपके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए। पर फिर इवेंचुअली यही कन्फ्यूजन लाने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं। तो ऐसे में आप उनकी हेल्प करते हो, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपका ये काम बहुत पसंद आया। जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने फ्यूचर को मैथ प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यू नॉट गोइंग टू बी 24/7 विद देम। वो बाहर जाएंगे तो आप उनसे बस फ़ोन पे बात कर सकते हो, बाकी आप उनके साथ नहीं रहोगे। सो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी मम्मा क्या बिलीव करती हैं कि अपने मतलब आप हर साल ना कुछ नई स्किल सीखो। जैसे लास्ट टाइम मैंने स्विमिंग सीखी, इस साल कुछ नया सीखूंगा। हर साल कहीं घूमने जाओ ताकि कुछ नई नई चीज़ें पता चले। एक नई स्किल सीखना शुरू करो, जिससे आपके अंदर ना बहुत सारी स्किल्स एक साथ आएंगी, ताकि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। सो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मैं जब छोटा था, जब विजन मैंने अपना खोया, तब उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया कि मेरी मेमोरी पावर अच्छी है और मैं चीज़ों को क्लैरिटी से एक्सप्रेस कर रहा था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाना शुरू की। उन्होंने मुझे मंत्र सिखाए, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हुई। हम लोग एक इंग्लिश स्पीकिंग आवर रखते थे, जैसे मैं अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए, क्योंकि मेरी प्रॉपर नॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है, तो हम लोग 1 घंटे सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे, नए नए फ्रेजेस और ईडियम्स डिस्कवर करते थे, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो और अच्छे से डेवलप हो पाती थी। सो आई थिंक दैट ये मैं मेरे पेरेंट्स ने इस तरह मुझ पर ध्यान दिया, मेरी जो पॉजिटिव्स हैं उनको पहचाना और उन पर काम किया। इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आप शार्क टैंक में गए, आपने बाल पुरस्कार जीता, आप 14 ईयर्स ऑफ एज में सीईओ बन गए, नेशनल अवार्ड ले लिया। अब क्या 15 साल की उम्र तक रिटायर होने का प्लान है क्या? सर, जैसे मैंने तो अभी रिसेंटली अपना गोल्डन बर्थडे सेलिब्रेट किया है। हाँ। 15 साल का हो गया हूँ मैं। हाँ। सर, रिटायरमेंट का तो प्लान नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी रुकूंगा तो नहीं मैं। ये तो बस शुरुआत है। अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, नो डाउट, बट अभी भी आगे मुझे और बहुत कुछ डिस्कवर करना है, और नए नए लोगों से मिलना है, और ज़्यादा जितना हो सके मुझे चीज़ें डिस्कवर करनी है, मुझे और नई नई चीज़ें अचीव करनी है। रिटायरमेंट तक तो सर बहुत कुछ कर लूँ, मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगा मैं, हो जाएगा बहुत कुछ, लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत है। एंड अभी मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूँ, साथ ही साथ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ। ये बस शुरुआत है मेरी, बाकी मुझे काफ़ी कुछ करना प्रथमेश ने है। मुझे वीडियो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बताया कि प्रथमेश यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। यस। ऐसा क्यों? तो जैसे मुझे नॉर्मल स्कूलिंग में ना बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला, और जब मिला तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितने भी राइट टू एजुकेशन और सारे रूल्स हैं, अगर इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो फिर किसी हर बच्चे के लिए दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है, नो मैटर इफ़ इज़ अ विजुअल इम्पेयर्ड ऑल्सो। सो मैं सिस्टम में आकर चेंज करना चाहता हूँ, सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ मैं। इसी वजह से मुझे जो सबसे अच्छा लगा, एक ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जाना, आईएएस ऑफिसर बन के मैं सिस्टम को चेंज कर सकूँ। सो ये मेरा रीज़न था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूँ। आपको पता है, दे से दैट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, या and I think it's a wonderful dream. I think you are on the right track, and I'm sure, God willingly, you will be an IAS officer very very soon. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, everybody says that seeing is believing,
ओके या पर आप बिना देखे भी लोगों को पहचान लेते हो, आप वाइब को समझ लेते हो, आप एनर्जी को समझ जाते हो. डू यू थिंक कि हम जैसे लोग जिनके पास आईसाइट है वो लोग दिखावे की तरफ भाग ज़्यादा जाते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ और डीप थिंकिंग? व्हाट आई थिंक इज़ कि ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं. हाँ, बट जब आप देखते हो तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन इधर उधर होता है. जैसे मैं अभी इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ एंड व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं उसके ऊपर अगर मुझे ओपिनियन बनाना है तो मैं बनाऊँगा. आप क्या बोल रहे हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे बात कर रहे हो. बट जब मैं देखूँगा तब मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करूँगा और उनके चेहरे पे ध्यान दूँगा, तो उन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान चला जाता है. तो मैं चूँकि बातों से लोगों को पहचानता हूँ, उनकी थिंकिंग प्रोसेस से, विच इज़ अ गुड वे, इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब मैं पहचान पाता हूँ लोगों को. बाकी सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं जैसा मैं कहता हूँ. और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि लफ्ज़ ही मेरी पहचान बने तो बेहतर है. नज़र का क्या है, हर चेहरे के साथ बदलती रहती हैं. अरे सो वाह. मेरे लिए, मेरे हिसाब से मैं जैसा हूँ वैसे मेरे लिए सब ठीक है. एंड सबके अलग अलग एडवांटेजेस है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है. ऐसा नहीं है कि लोग दिखावे में रह जाते हैं, बट सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसी के लिए प्रति ओपिनियन बनाने के लिए. अच्छा, सारी दुनिया प्रथमेश का एग्जाम्पल देती है, वो उसकी रेजिलियंस के बारे में मिसाल देती है, राइट? बट कभी कभी इस ब्रेव प्रथमेश को भी डर लगता है क्या? कभी हैवीनेस फील होती है या कभी ऐसा ऐसा लगता है कि यार मेरे पे बहुत बोझा आ गया है कि आई हैव टू कंटिन्यू टू प्रूव माई सेल्फ बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल्स? नहीं, बोझ तो फील नहीं होता है मुझे. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मेरी वजह से लोग इंस्पायर हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं, मैं और अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा और आगे बढ़ूँगा. दिस इज से कि पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर ये फेम नेम आया है, यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा. एंड अगर अब मेरे पास जब ये है तो मुझे इसे मेंटेन करके रखना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है. सो ये मेरे ऊपर बर्डन तो नहीं है. मैं जितना हो सके और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही रहने की कोशिश करता हूँ. और कभी भी बर्डन फील नहीं करता हूँ मैं अपने ऊपर, बल्कि यूनिवर्स को थैंक्स कहता हूँ कि हाँ, जो भी है मेरे पास आपकी वजह से है. सो थैंक्स टू यू. और जो भी है मेरे पास, अब मुझे उसको मेंटेन करना है, और जिस वजह से मेरे पास ये सब कुछ आया है वो मुझे कंटिन्यू रखना है. सो ये बर्डन कभी फील नहीं होता है मुझे. अच्छा, मैं इतने सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ जो कि आकर के बोलते हैं कि मेरा बच्चा मोटिवेटेड फील नहीं करता है. क्या आप उसको मोटिवेट फील करा सकते हैं? और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मोटिवेशन जितना इंट्रिंसिक हो उतना ही अच्छा है. सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट बेस्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन, एग्जैक्टली. राइट? अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप भी कभी थकते हो? क्या आपको भी ऐसा कभी लगता है कि आपके पास मोटिवेशन की कमी हो गई है बिकॉज यू हैव दिस वन फिजिकल डिसेबिलिटी विच possibly no other kid has? Yeah, do you also ever want to be lazy like other kids right now and just lie down and play video games and not think about becoming a CEO or going to a Shark Tank? सो मुझे जितना लगता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन जो है, ऐसे तो कभी फेस नहीं करता हूँ. मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप किसी को भी सुनेंगे, सो 10-12 दिन तक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट आप फिर थकने लगेंगे. यार उसका सिचुएशन अलग था, मेरी सिचुएशन अलग है. बट मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन. जब आप अपने अंदर वो फायर लाएंगे तो वो अपने आप आ जाएगा. सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखने की कोशिश करता हूँ. मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने समय का यूटिलाइजेशन करूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे लेट के बस वीडियो गेम्स खेलता रहूँगा, 5 साल बाद समय चला जाएगा और फिर मुझे पता चलेगा यार मेरे पास था समय, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरी किस्मत ही ख़राब है. लेकिन एक्चुअली किस्मत नहीं, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था. Right. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करूं और सेल्फ मोटिवेटेड रहने की कोशिश करूं. मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखूं, और लेज़ी होने से कभी भी कुछ नहीं होता है.
ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद को एक्टिव रखता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग हैं मेरे आसपास वो भी सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और हमेशा मेरी तो यही कोशिश रहती है, क्योंकि वीडियो गेम्स खेलने से और ये सब कुछ करने से दुनिया नहीं थम जाएगी। राइट। अगर मेरे पास दुनिया, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास ये सब कुछ आया है, देयर मस्ट बी अ रीज़न। सो मुझे, जैसा कि मैंने कहा, मुझे उसको कंटिन्यूड रखना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करूँगा, सो आगे चल के मेरे पास बहुत टाइम होगा एंजॉय करने के लिए। इसलिए अभी मैं मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। सो मेरा तो यही मानना है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप लेज़ी होने की बजाय कहीं ना कहीं अपने समय का यूटिलाइजेशन करें। और दूसरे लोगों से मोटिवेट होने की से अच्छा है कि आप जो है वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहें। जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि मैं जब भी फील करता हूँ कि मेरे ये फिज़िकल डिसेबिलिटी है, ये प्रॉब्लम मेरे पास है, तो बाकी बच्चे तो मुझसे अच्छे हैं, मैं क्यों करूँ ये सब। तो जब मुझे ऐसा फील होता है ना, मैं अपने ऊपर बाकी बच्चों को देखने की वजह ना, मैं नीचे देख लेता हूँ कि यार मेरे पास तो ये फिर भी है, उनके पास तो वो भी नहीं है। मैं कम से कम अच्छे से चल फिर रहा हूँ, कुछ लोग व्हीलचेयर बाउंड हैं, मेरे पास आईसाइट नहीं है तो क्या हुआ, मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ बच्चे तो गरीबी में जी रहे हैं। सो आप जब भी ऐसा कुछ फील करें ना, अपने से नीचे देख लें लोगों को, आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। वाओ, वाओ, दिस इज अमेजिंग। इससे तो मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ प्रथमेश अभी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हाउ डज प्रथमेश कीप्स हिमसेल्फ अपडेटेड? अभी आप जब ऑफिस में आए तो आपने बोला आपको जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। या कैसे अपडेट रखते हो अपने आप को इन सब चीज़ों से? व्हाट न्यूज़ चैनल्स डू यू लिसन टू? व्हाट पॉडकास्ट डू यू लिसन टू? सो मैं क्या करता हूँ कि जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ भी हो रहा है, तो मोस्टली हर न्यूज़ चैनल जो है वो दिखा देते हैं कि ये सब कुछ चल रहा है। देन मैं देख लेता हूँ, अगर एक छोटा सा ओवरव्यू भी मिल गया मुझे कि अच्छा ये सब कुछ चल रहा है पर क्यों, तो मैं उसके जो एक्सपर्ट हैं उनको सुनता हूँ, उनके पॉडकास्ट सर्च करता हूँ, मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। जैसे अगर किसी प्रेसिडेंट ने कुछ कहा एंड उनका जो भाषण है वो मुझे सुनना है कि अच्छा इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, सो अगर मैं वो भाषण यूट्यूब पे ढूंढ लूँगा। सो ऐसे मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ ताकि मैं अपडेटेड रह सकूँ। मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपडेटेड रह सकूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं यूपीएससी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आज जो मैं पढ़ रहा हूँ कल वही हिस्ट्री होगी। करेक्ट। इसीलिए आज खुद को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। सो मैं जितने भी रिसोर्सेज मुझे मिल सकें, जितने भी सोर्सेज हैं, सब जगह से मैं पढ़ता हूँ और रिसर्च करता हूँ ताकि मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद को अपडेटेड रख सकूँ। मुझे तो लगता है प्रथमेश हिस्ट्री लिखेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज जो हो रहा है वो हिस्ट्री होगी। मुझे लगता है एक दिन प्रथमेश खुद अपने हाथों से हिस्ट्री लिख चुका होगा जो दुनिया पढ़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, स्पेसिफिकली टीनेजर्स, who are actually they fear failure. Okay, Yeah. they just are scared to fail. You have been on such big stages, चाहे वो TEDx हो, चाहे वो शार्क टैंक हो। क्या आपको भी कभी फेलियर से डर लगता है? और डज दैट स्केयर यू? और यू नो, फॉर समबडी लाइक मी, पता है प्रथमेश, कभी भी मैं अगर बहुत बड़े स्टेज पे बोल रहा होता हूँ ना, तो घबराहट अंदर होती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो घबराहट अच्छी है, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू डू बेटर, इट Yeah. मोटिवेट्स मी टू बी ऑन माई टोज। एग्जैक्टली। सो प्रथमेश को कैसा फील होता है? सो मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर से डरने ना, हम एक रूम में बंद हो जाएंगे। ट्यूमर से मैं डर जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। हर बात पर बिखर जाने से ज़िंदगी, हर बात पर टूट जाने से ज़िंदगी बिखर सी जाएगी, लेकिन हर बात पर मतलब हर बात पर कोशिश करेंगे जब आप, तो ज़िंदगी सोने से निखर सी जाएगी। सो द पॉइंट इज़ कि आपको डरना नहीं है फेलियर से। फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। ये एक टीचर है। आपने कुछ गलती की होती है तभी फेलियर आता है, इसलिए फेलियर से डरिए मत। आप फेलियर होने के बावजूद आगे बढ़िए और कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना डरोगे उतना प्रॉब्लम होगी। सर, मैं आपसे एक
स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हम्म सो एक बार की बात है, एक चूहा था। हम्म चूहा वो अपने बिल से बाहर नहीं निकलता था। तो भगवान ऊपर से सब देख रहे थे। उन्हें चिंता होगा कि यार ये ऐसे रहेगा तो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्या हो गया इसको, चलो जाके देखते हैं। तो वो जाते हैं, पूछते हैं कि चलो बाहर आओ, देखो बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। तो चूहा कहता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा। हम्म तो कहते हैं कि क्यों? तो तो कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्ली से डर लगता है। हम्म तो कहते हैं कि बाहर तो आओ, कुछ नहीं करेगी। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो भगवान एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। वो बिल्ली बन गया। फिर वो अपने घर से बाहर नहीं आता। तो भगवान फिर से पूछने आया कि अब क्या हो गया? हम्म तो कहता है कि अब मुझे कुत्ते से डर लगता है। तो फिर उन्होंने कुत्ता भी बना दिया उसे। फिर वो अपने इलाके से बाहर नहीं आता। तो भगवान आता है कि क्या हो गया बताओ फिर से। तो कहते हैं कि नहीं, अब मुझे इंसान से डर लगता है। तो वो इसे इंसान भी बना देते हैं। फिर से वो बाहर नहीं आता, कुछ नया नहीं करता है, डरा हुआ रहता है। तो भगवान आता है कि यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू बताओ मुझे। नहीं नहीं, मतलब चाहिए क्या तुम्हें, आखिर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो फिर कहता है, तो भगवान पूछते हैं कि यार बताओ, तुम बता ही दो मुझे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो कहता है कि मुझे डर लगता है। किस चीज़ से? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूँगा कुछ। तो भगवान कहते हैं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो चूहा ही ठीक था। हाँ तो बिल में जाओ और वहीं रहो। तो उसे वापस चूहा बना देते हैं। सो आपको अगर इफ़ यू आर अ ह्यूमन, फेलियर से डरने में कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना होगा, फेलियर्स को भी इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा, उनसे लर्निंग लेकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप हर बात पर रुक जाएंगे तो सारी दुनिया वापस से रेस में आगे बढ़ जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे फेलियर से डर के। इसलिए डरना नहीं है, बल्कि आपने जो फेलियर आया है उसको भी अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज करना है, उससे कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है, डरना नहीं है फेलियर से। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर हम एक ह्यूमन बने हैं, सो एक्सपेरिमेंट्स करिए, लाइफ की लेसन्स ऐसे ही सीखते हैं हम जब फेलियर्स आते हैं। क्योंकि आप फेल होंगे फिर सक्सेसफुल होंगे, तब आपके पास एक स्टोरी होगी बताने के लिए। इसीलिए डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। फेलियर्स आएंगे लेकिन आपको उनसे लर्निंग्स लेनी है। पता है, मैं ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर लिखने वाला हूँ कि प्रथमेश के साथ एक वीकली एपिसोड चालू करो जो कि पूरे इंडिया में टेलीकास्ट हो और हर पेरेंट और हर बच्चा प्रथमेश को सुने। इतनी प्यारी बातें करते हो आप प्रथमेश, मैं आपको नहीं बता सकता। इट इज़ सो एंटरटेनिंग एंड इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू हियर फ्रॉम अ 15-year-old, अ टीनेजर, कि उसको लाइफ का इतना ज्ञान है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि प्रथमेश को दिख नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास 2 4 5 बाइनोक्यूलर्स हैं, तूने पूरी दुनिया को समझ लिया है एंड नाउ यू नो कि दुनिया में क्या खराबी और क्या खराबी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आई वर्क विद सो मेनी स्कूल्स एवरी सिंगल डे। इतने सारे स्कूल्स हैं जो मुझे बुलाते रहते हैं कि आकर के बच्चों को मोटिवेट करिए, बच्चों को करियर डायरेक्शन दीजिए। मैंने खुद 1500 से ज़्यादा करियर वर्कशॉप्स कंडक्ट कर दिए हैं। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान में, शायद हिंदुस्तान से बाहर भी, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जो आप जैसे बच्चे को और आप जैसे माइंड के लिए एक्चुअली रेडी भी हों, राइट? अगर आपको 1 घंटे के लिए, वो नायक मूवी देखी है, एक दिन का चीफ मिनिस्टर, यस। अगर आपको 1 घंटे के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो कौन सा एक ऐसा रूल है जो प्रथमेश लेके आएगा फॉर स्कूल्स, कि स्कूल्स हर तरह के बच्चे के लिए बने हो? तो मुझे ऐसा लगता है जैसे राइट ऑफ एजुकेशन रूल है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उसी को अगर हम और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर देना तो हर बच्चे के लिए स्कूलिंग आसान हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा राइट टू एजुकेशन रूल को और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करूँ। और रूल्स लाने की बजाय, मैं ट्रम्प नहीं हूँ जो नए नए रूल्स लेकर आऊँ। मैं क्या करूँगा, जोक्स अपार्ट, मैं क्या करूँगा, मैं स्कूल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, उन पे थोड़ा सा और काम करूँगा। जैसे हम सब ने गुरुकुल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि गुरुकुल्स कैसे होते थे, क्या होते हैं, रामायण तो सबने देखी हुई है। तो गुरुकुल्स में क्या किया जाता था, जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई राजा का बेटा है,
उसको आगे चल के राजा बनना है, हम्म। तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता था। उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप की जाती थी, उसको बताया जाता था कि एक लीडर कैसा होता है, उसको आर्चरी सिखाई जाती थी, उसको हर एक चीज़ सिखाई जाती थी। कोई क्षत्रिय है, ही इज़ अ वॉरियर, उसको एज अ वॉरियर प्रिपेयर किया जाता था। किसी का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है, उसको वैसे प्रिपेयर किया जाता था। सो सीइंग द इंटरेस्ट और कौन सा बच्चा उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको आगे चल के क्या करना है, उसके ऊपर काम किया जाता था। सो क्यों ना हम भी स्कूल्स को इस तरह से प्रिपेयर करें कि स्कूल्स जो है ना वो ओवरऑल बच्चे के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें, और आगे चल के जो उसे बनना है तो कुछ ऐसा सिखाएं कि फ्यूचर में भी वो उसे काम आए। इंस्टेड ऑफ आज पढ़े एग्ज़ाम दिया और हो गया, वो आगे के फ्यूचर में भी उसे काम आए। इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स के स्ट्रक्चर पे मैं काम करूँगा, और राइट टू एजुकेशन रूल्स और ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं जिनको मैं और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करूँगा, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। वंडरफुल। बाकी वहाँ जो बैठे हुए हैं एक्चुअल में ही दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द रियल टाइम सिचुएशन, सो उस पर तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। वंडरफुल। अच्छा, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि दे हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़, दे हैव द बेस्ट इकोसिस्टम, बेस्ट आईफोन्स, बेस्ट ट्यूटर्स, बेस्ट आईपैड्स, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर फायर नहीं है, फायर कहीं दिखाई नहीं देती, वो जुनून नहीं है। बट क्या ऐसा है क्या कि फायर सिर्फ स्ट्रगल से आती है, और जिसके पास सब कुछ है वो कंफर्ट की वजह से फायर ला ही नहीं पाता अपने अंदर? इज इट दैट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल यू आर सो मोटिवेटेड, या मोटिवेशन किसी में भी हो सकती है? व्हाट आई थिंक इज़ कि फायर जो है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रगल से आती है। हाँ, स्ट्रगल जिसके पास होता है उसके पास एक वजह होती है, उसके पास एक स्टोरी होती है बताने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कंफर्ट जोन में है वो भी नहीं कर सकते। थोड़ा तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि बिना उसके भी नहीं हो सकता है। आपके पास अगर बेस्ट फ़ोन्स है, बेस्ट ट्यूटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके यूटिलाइजेशन करें, और आप देखें कि आपको क्या करना है, आप देखें कि आप कैसे उसको अपने हित में यूटिलाइज कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पढ़ाई है या फिर ये फायर डेवलप करना है, ये सब साधना है। साधना साधन की मोहताज नहीं होती है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रगल से ही आएगा, अगर आपके पास साधन नहीं है तो ही आएगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास साधन है तो ही आएगा। इट कैन बी अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हो, एंड यू हैव टू डेवलप द फायर इन योर सेल्फ। अगर आपको कुछ करना है तो उसके प्रति आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, उसके प्रति आपको और स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा, रूम में बंद होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होगा। वरना ऐसा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आपके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता कि हाँ मुझे करना है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन वो अपने अंदर आपको जगाना है, वो आपको अपने अंदर लाना है कि हाँ आई कोई नीड बाहर टू वाला जगा नहीं सकता बाहर उसको, वाला जगा नहीं सकता, बिल्कुल। है ना? इट्स नॉट अ मेडिसिन जो आपके अंदर कोई डाल दे और ये सब ठीक हो जाए। ये आपके ही माइंड में डेवलप होता है। आपने बोला साधना साधन की साधन, मोहताज नहीं होती, और एग्जैक्टली मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। एग्जैक्टली, अगर आप साधना ही नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं बन बिल्कुल सकते। बिल्कुल तो सही बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपकी आवाज़ में इतनी डेप्थ है, इतनी क्लैरिटी है, इतनी शांति है, मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल पूरी रात नहीं सोया बिकॉज़ मेरे फ़ॉरेन से कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मेरे को उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना था, फिर ओके, वापस आना था, और अचानक से अभी प्रथमेश से बात करके मेरी सारी थकान दूर हो गई है। तो आपकी जो मन की शांति है ना, वो सिर्फ़ आपके लिए अच्छी नहीं है, इस वक़्त मेरी सारी थकान वो ले जा चुकी है। तो क्या प्रथमेश इस कामनेस के लिए, इस पीस के लिए, इस क्लैरिटी के लिए भी प्रैक्टिस करता है, या सच्ची सच्ची बताना इट्स गॉड गिफ्टेड कि यार ये प्रथमेश को ऊपर से मिला है और प्रथमेश को इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी या साधना नहीं करनी पड़ी? सो व्हाट आई थिंक इज़, हाँ गॉड गिफ्ट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई स्पेशली प्रैक्टिस नहीं की इसके लिए, कोई मैंने कुछ ऐसा स्पेशल किया नहीं कि मेरे अंदर कामनेस आ सके। मैं बस मेडिटेट करता हूँ, थोड़ा सा खुद को काम रखने की कोशिश करता हूँ। इतनी सारी सिचुएशंस देखी है, सो उसमें कामनेस मैंने डेवलप की, सो वो अब ऑटोमेटिकली कर पाता हूँ मैं। लेकिन व्हाट आई थिंक इज़, ये नेचुरल है, गॉड गिफ्ट है मेरा,
बाकी थोड़ा पेरेंट्स की भी कृपा हो सकती है मेरे ऊपर, या ऐसा कुछ हो सकता है। बट जितना मुझे लगता है मैं मेडिटेशन करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता, तो ये मे बी गॉड गिफ्ट ही है मेरे पास। आपको पता है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर ऊपर वाले ने किसी को बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्किल दिया होगा। और एग्जैक्टली। जैसे ही वो बच्चा अपने स्किल को पहचान ले या उसके पेरेंट्स उसकी स्किल को पहचान ले, उसके बाद आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जैक्टली। सिर्फ उसी एक स्किल के ऊपर काम करते रहो, आप तरक्की पा जाओगे। एग्जैक्टली। सही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, और मुझे आप बताओ आपको कैसा लगता होगा ये, अगर मैं ये बताऊं कि दुनिया में तरक्की वीकनेस के पीछे भागने से नहीं मिलती प्रथमेश, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाने से मिलती दैट है। इज ट्रू। इज इट करेक्ट? करेक्ट, टोटली करेक्ट। You know, the most important thing is to focus on your strengths, not your weaknesses. क्योंकि आप अपनी वीकनेस पे फोकस करोगे ना, सो आप वही बंद कमरे में रह जाओगे। आपको नहीं पता होगा कि बाहर की दुनिया क्या कर रही है, आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आप बस वीकनेस के ऊपर सोचते रहोगे, रोते रहोगे। वीकनेसेस पे फोकस करने की बजाय सबसे अच्छा ये होता है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें। एज यू सेड, गॉड ने सबको एक स्किल दी है, हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। राइट ऑफ हैप्पीनेस ऐसा नहीं है किसी के पास कुछ कम है, किसी के पास कुछ ज़्यादा है, बट राइट ऑफ हैप्पीनेस सभी के पास इक्वल है। बस हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस राइट ऑफ हैप्पीनेस को यूज़ करें, हम हैप्पी रहने की कोशिश करें। बाकी ऐसा नहीं है कि हम वीकनेसेस पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ वीकनेसेस हैं तो हम हैप्पी नहीं रह सकते, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम हैप्पी नहीं रह सकते। द सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें और उसके हिसाब से आप खुश रहें। आपका रिमोट कंट्रोल ना आपके वीकनेसेस के हाथ में होना चाहिए, ना ही किसी और के हाथ में। आपका रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आप ही डिसाइड करो कि आपको कौन सा चैनल चला करके कैसे रहना है। ये राइट। आपका डिसीजन है, इसको कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, नॉट योर वीकनेसेस। वंडरफुल। अच्छा, मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे, कभी आपको लगता है कि आप अगर किसी करियर काउंसलर के सामने होते तो आप उससे क्या सवाल पूछते हैं? हाँ, मैंने आपसे ऑफ एयर भी पूछा था। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी आईएएस ऑफिसर से मिला हूँ। दे हैव टोल्ड मी कि तुम कुछ बड़ा करो, कुछ और करो, आईएएस मत बनो। बट मेरे लिए ये एक मेरा गोल है जो मैंने बचपन से मेरे पेरेंट्स के साथ डिसाइड किया। ये मेरे लिए ये मेरे लिए मेरी साधना है। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे आईएएस बनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं बनूँ या नहीं, बट आई नीड योर ओपिनियन ऑन See, I'll दैट। tell you honestly. या अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता है और वो मेरे से ये चीज़ पूछता है, बिकॉज इंडिया में क्या है पता है, इंडिया में आईएएस दुनिया को इसलिए नहीं बनना है कि उनको दुनिया में कुछ चेंज लाना है, या उनको पावर के लिए बनना है, उनको वो लाल बत्ती की गाड़ी के लिए बनना है। और अनफॉर्चुनेट बात क्या है पता है कि हर ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का स्टूडेंट को लगता है कि वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा। या बट यूपीएससी क्लियर करने के लिए जो साधना चाहिए, जो पर्सनालिटी जो चाहिए। पर्सनालिटी चाहिए, जो ग्रिट चाहिए, जो रेजिलियंस चाहिए, वो सब में नहीं होती। एग्जैक्टली। आपको देख करके मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप में वो रेजिलियंस है, वो जज्बा है, वो पर्सनालिटी है, वो नॉलेज है, वो डेप्थ है जो एक आईएएस ऑफिसर्स में होनी चाहिए। आप बिल्कुल बन सकते हो। बट अगर आपको दुनिया को चेंज करना है ना प्रथमेश, या तो मुझे नहीं लगता कि एक पोजीशन आपके लिए डिसाइड करती है कि आप दुनिया को कैसे चेंज कर सकते हाँ, हो। वो तो है। आज मैं अपने आप को, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं दुनिया बदल रहा हूँ एज अ करियर काउंसलर। या मुझे लगता है आप ऑलरेडी दुनिया को चेंज कर रहे हो विद गिविंग मोटिवेशन एंड द ट्रू नॉलेज अबाउट लाइफ, जो शायद मुझ जैसे लोगों के पास भी नहीं है। एट द एज ऑफ 45 प्रथमेश, आई फील सो हम्बल्ड मीटिंग यू टुडे, बिकॉज मुझे ऐसा थैंक लगता है जितनी नॉलेज प्रथमेश के पास है शायद उसकी आधी भी मेरे पास नहीं है। और मुझे खुद सीखने को मिल रहा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वो टीनेजर्स जो इस वक्त आपको सुनेंगे उनको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। बट आई टेल यू ऑनेस्टली, या अगर आपका भी आईएएस कभी मान लो क्लियर नहीं होता, तो मुझे नहीं निराश लगता होने की जरूरत नहीं हाँ, है। मुझे लगता नहीं। पहली बात तो आप कभी निराश होगे, आप वो पर्सनालिटी नहीं हो, बिकॉज आप यू आर अ फाइटर, नो, सो यू विल नॉट गेट एवर डिसहार्टेंड। बट ये जरूर होना चाहिए कि जब हम ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी जिसमें 0.1% सिलेक्शन रेशियो है, या ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम में जाने से पहले मुझे ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो मेरा B। प्लान बी क्या होने वाला प्लान है। बी।
और प्लान बी मुझे प्लान ए के फेल होने से पहले बनाना है, एंड इट शुड बी बेटर देन प्लान ए. एग्जैक्टली. सो जैसे आपने ये पॉइंट मेंशन किया, इससे पहले आपने पूछा था कि स्ट्रगल फायर क्या सिर्फ स्ट्रगल्स आती है, तो ये मुझे लगता है कि जिनके पास कंफर्ट है उनके पास ये एडवांटेज भी है. स्ट्रगल वालों के पास करो या मरो वाली सिचुएशन है, करेक्ट. बट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक प्लान बी भी रेडी है. बाकी या थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस. अच्छा, आपने पूरा इंडिया ट्रैवल किया है, करेक्ट? या अगर हमारे देश में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता तो बेटा वो कौन सा होता? सितार, फ्लूट या ढोल? विच वन वुड कम वेरी क्लोज एंड टू द हार्ट ऑफ प्रथमेश? वैसे तो अभी काफ़ी कुछ मैंने नहीं देखा है इस देश में, बट जितना मैंने ट्रैवल किया है, आई थिंक दिस कंट्री इज़ अ सितार. ओके. क्योंकि सितार में जब आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स बजाते हो, डिफरेंट वॉइसेस आती हैं, डिफरेंट कॉर्ड्स की डिफरेंट वॉइसेस होती हैं. मेरे हिसाब से ये कंट्री जो है ये एक सितार है. आप जिस राज्य का राग छेड़ दो वही चारों तरफ बिखर जाएगा, चाहे उसके फेस्टिवल्स हो, चाहे उसका फूड हो, या चाहे उसके सुर हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कंट्री, हर सिटी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है. मैं जितना इस देश में घूमता हूँ उतना ही मैं इस देश के कल्चर को और ज़्यादा समझ पाता हूँ, उतना ही मैं अपने आप को फॉर्चुनेट फील करता हूँ, और उतना ही मुझे मज़ा आता है. तो मेरे हिसाब से तो दिस कंट्री इज़ अ सितार. अच्छा, टेल मी वन थिंग. या क्या प्रथमेश को कभी गुस्सा आता है, या प्रथमेश हमेशा ऐसे ही काम रहता है? सो मुझे तो कभी ऐसे गुस्सा आता नहीं है. कभी छोटे भाई पे भी गुस्सा नहीं आता है? छोटे भाई पे सबको ऐसा कैसे गुस्सा, होता है? हर भाई, सबको गुस्सा आता है छोटे भाई पे. हाँ वही तो, हर 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 दो भाई लड़ते हैं. नहीं, लड़ाई तो कभी कभार होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ. मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं उसे कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं उसे अच्छी चीज़ें समझा सकूँ. बाकी गुस्सा तो कभी नहीं आता है मुझे. मैं कोशिश करता हूँ खुद को काम रखूँ, मैं खुद को स्टेबल रखूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, सो मेरा छोटा भाई बहुत बिंदास है, वो तो सुन के चला जाता है. बट मुझे गुस्सा करने से फिर मुझे डिसएडवांटेज होगा, मैं डिस्टर्ब रहूँगा, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करता हूँ. मैं उसे समझाता हूँ. गुस्सा तो ऐसा कभी नहीं करता हूँ मैं. कभी नहीं करता? नहीं. पता है मुझे क्या लग रहा है? People might say that Prathamesh does not have a eyesight, okay? But I will say Prathamesh has a vision. दुनिया के पास आंखें हैं बेटा, विजन नहीं है. Exactly. तेरे पास विजन है, थैंक यू. right? And that's far more important. I can tell you that. That's so more important. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन. सारे अवार्ड्स भूल जाओ, बाल पुरस्कार भूल जाओ, शार्क टैंक भूल जाओ, वो फेम भूल जाओ जो प्रथमेश को इतनी छोटी सी उम्र में मिली है. ऐसी एक कौन सी बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है, एक छोटा सा मोमेंट जो प्रथमेश को हमेशा खुश कर देता है, राइट? कि वो मेरे साथ ये हुआ था, एंड आई रिमेंबर इट एंड आई वांट टू लिव इट अगेन. या सो जैसे अवार्ड्स और फेम्स तो हैं ही, बट मुझे ऐसा लगता है जब आपके पेरेंट्स आपकी पब्लिकली बड़ाई करते हैं, हाँ. वो किसी मेडल से कम नहीं होते. अभी इसीलिए मैंने मम्मा की तरफ देख के पूछा था, क्योंकि ये किसी मेडल से कम नहीं होता. आपके पेरेंट्स ने सबके सामने कहा कि हाँ मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है. मैं उन्हें गर्व महसूस करवा पाया. मैं जब मैं गर्व तो मैं आपकी मम्मा के चेहरे पे देख पा रहा हूँ अभी भी. जब मैं कहीं जाता हूँ, नाम लिया जाता है कि प्रथमेश सिन्हा फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, जब मैं अपने स्टेट और अपनी सिटी को प्राइड महसूस करवा पाता हूँ, देन आई फील रियली हैप्पी कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, आई हैव डन समथिंग. सो ये मेरे अंदर एक और फायर जगाता है कि हाँ मैं ये करता रहूँगा. सो ये जो मोमेंट है, पेरेंट्स की बड़ाई हो या फिर अपने स्टेट और सिटी का नाम रोशन करना हो, दिस गिव्स मी इमेंस प्लेजर. पता है मुझे अभी क्या मन कर रहा है? आई एम गोना राइट अ रिक्वेस्ट लेटर टू प्रथमेश सिन्हा. कैन आई स्पेंड 24 आवर्स विद प्रथमेश सिन्हा इन पुणे, सो दैट आई अंडरस्टैंड ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, ऐसी मम्मा क्या खिला रही है प्रथमेश को, जो मैं शिवांश को खिला सकूं, ताकि ही कैन हैव हाफ एज एनर्जी एज यू. सर उनके पास तो आप ही हो, आप उनको एडवाइस दे सकते हो. बिल्कुल. आई एम अ वेरी प्राउड फादर बेटा, बट I can't tell you how proud I am talking to you right now कि मुझे लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. अच्छा, एक और क्वेश्चन. आप किसी भी इंसान से मिलते हो, आपने बोला आप उसकी आवाज़ से उसकी एनर्जी पहचान पाते हो, उसके अलावा कुछ और नोटिस कर पाते हो, कुछ और डिटेक्ट कर पाते हो अपने सेंसेस से?
उसकी थॉट प्रोसेस। अच्छा। जैसे वो जब मुझसे बात कर रहा है तो वो क्या कह रहा है, क्या सोचता है। जैसे मुझे याद है मैं एक फंक्शन में गया था, दैट वाज अ स्पिरिचुअल फंक्शन। वहाँ पे एक, जैसे मैं और आप बैठे हैं, मेरे सामने एक बैठे थे भैया। सो उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया एंड ही स्टार्टेड लाइक कि मैं भगवान से बहुत नाराज़ हूँ, मैं बहुत डीमोटिवेटेड हूँ क्योंकि मैं वो अचीव नहीं कर पाया जो मैं कर सकता, मतलब जो मुझे करना था, जबकि उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। सो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखिए, सिर्फ एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है, आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप उसको पूरा करो। आप जितनी मेहनत करोगे आप उसको अचीव कर पाओगे, आप उसके नज़दीक जा पाओगे। सो मैं जब वो कोई मुझसे बात करता है और जब वो मुझसे अपनी बातें शेयर करता है, देन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ उसका थॉट प्रोसेस क्या है। उससे मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये कैसा है, मैं इसके बारे में क्या ओपिनियन बना सकता है, उसकी वाइब्रेशन कैसी है। सो मोस्टली ऑन द थॉट प्रोसेस कि वो क्या सोचता है। वंडरफुल। अच्छा प्रथमेश, एक बात बताओ, आजकल के सारे टीनेजर्स एआई यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्या प्रथमेश एआई और चैट जीपीटी यूज करता है? मैं एआई चैट जीपीटी कभी कभार। ओके, रिसर्च करने के लिए या किस चीज के लिए? रिसर्च करने के लिए। या Okay. And what do you think, how is the technology gonna shape the world of the teenagers? उनको स्मार्ट बना रहा है कि थोड़ा सा आलसी और कमजोर बना रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप एआई का जब यूज़ करते हो, एआई इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी चीज़ है वो। इट्स मैजिक, मैं इसको यूज़ कर बहुत मज़ा आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो है ना, 24/7 उस पर डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट इनफ। Okay. आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सीख, जैसे मान लीजिए आप मुझे एक टॉपिक दोगे, ठीक है, और मैं उस पर रिसर्च करूँगा। लाइक लेट्स टेक मेटामॉर्फोसिस एज अ टॉपिक, ठीक है। अब मैंने वो टॉपिक लिया, मैं जब मेरे पास एआई नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आई ओपन यूट्यूब, मैं कुछ सुनूंगा, कुछ समझूंगा, उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स पढ़ूंगा, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, मेरा थॉट प्रोसेस इवॉल्व होगा। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं एआई से करूँगा, सो मेरा सारा थॉट प्रोसेस एक झटके में चला गया। मैंने एआई में डाला कि गिव मी अ 10-minute स्पीच ऑन द टॉपिक मेटामॉर्फोसिस एंड कनेक्टेड विथ ह्यूमन बींग्स। डन, मेरे पास वो स्पीच आ गई, मैंने याद कर ली, मैंने बोल दिया। बट मेरा वो थॉट प्रोसेस इवॉल्व नहीं हो पाया, मैंने डेप्थ नहीं सीखी। मैं बोल तो दूंगा, बट जब क्वेश्चन आंसर राउंड की बारी आएगी, मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। Correct. और एआई तुरंत तो जवाब नहीं दे सकते, सब देख लेंगे कि अच्छा इसके पास तो कोई नॉलेज नहीं है, एआई इसकी हेल्प कर रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लिखने के लिए, जैसे हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कोशिश करो जितना ज़्यादा आप रिसर्च खुद से कर सको। जहाँ नहीं समझ आए या जहाँ लंबी चीज़ें हो, जब आपको समराइज़ करना हो, तब आप एआई को यूज़ करें। वरना ऐसे आप एआई को यूज़ ना करें, मतलब कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आपका भी थॉट प्रोसेस थोड़ा इवॉल्व हो सके। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि एआई इज़ अ वेरी गुड टूल, उसका इस्तेमाल करिए बट लिमिट में करिए। हमें साधनों में उलझ के नहीं रह जाना है, हमें साधना करनी है, साधन में उलझ के नहीं रहना है। एक बच्चा होता है ना, जब उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं वो उसी में उलझ के रह जाता है, हमें वैसे नहीं करना है। हमें अपनी भी थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करना है, एआई को भी यूज़ करना है, सब एक साथ लेके चलना है। वही तो, हर टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट होता है और हर टेक्नोलॉजी का एक रॉन्ग साइड भी होता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब आजकल के बच्चे अपना पूरा होमवर्क एआई से करवा देते हैं, ताकि उनको कुछ सोचने को नहीं पड़े, कुछ सीखने को नहीं पड़े। पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है उन्हें कि वो कुछ सीखना नहीं चाहते, या आलस भर गया है सबके अंदर। मुझे बहुत घबराहट होती है कि अगर बच्चे नहीं सीखे तो आजकल के जो अब पैदा हो रहे हैं एआई नेटिव स्टूडेंट्स, शायद वो अपना करियर ख़त्म कर चुके होंगे, वो अपना फ्यूचर ख़त्म कर देंगे, बिकॉज वो खुद से कुछ भी नहीं सीखना चाह रहे, सब कुछ चैट जीपीटी से करवा लेते हैं। एग्जैक्टली, इलॉन मस्क ने तो कहा ही है कि आने वाले कुछ सालों में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब एआई से हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो डिसीजन मेकिंग माइंड होता है ना, उसकी जगह एआई नहीं ले सकता। आप ह्यूमंस ने एआई को बनाया है, ह्यूमन माइंड की जगह कोई नहीं ले सकता। और आप जितने अपने माइंड और अपने विल पावर का इस्तेमाल करोगे ना, उतना ही आप
आपका माइंड जो है वो डेवलप होगा, उतना ही आपका बॉडी, उतनी आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि एक आपकी सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, और तन मन का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसलिए आपका जब माइंड जो है वो लेज़ी हो जाएगा, आपकी बॉडी भी लेज़ी हो जाएगी, आपकी लाइफ लेज़ी हो जाएगी, लेथर्जिक हो जाएगा सब कुछ, विच इज़ नॉट फाइन एट ऑल। आपने बोला सोच का प्रभाव मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव तन पे पड़ता है। और एक प्रथमेश अपने मन को कैसे काबू में रखता है? मेडिटेशन? यस, मैं और मेडिटेट करता हूँ, और मैं जितना ज़्यादा हो सके जैसे मैं मैनिफेस्टेशन भी करता हूँ, मैं मेडिटेशन तो करता ही हूँ। उसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में जाता हूँ, सो वहाँ पे एक सोल टू सोल कनेक्शन की बात होती है। वहाँ पे बात होती है कि अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि उसकी थिंकिंग, उसके संस्कार वही हैं। सो मैं इंस्टेड ऑफ अपने माइंड को ख़राब करने के बजाय मैं शांत होकर उसको भी शांत करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं अपने माइंड को कभी ख़राब नहीं होने देता, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, इट्स अ फर्टाइल ग्राउंड। राइट। आप इसको डंपिंग ग्राउंड बनाओगे, इट विल बी फुल ऑफ गार्बेज। आप इसमें कुछ अच्छे विचारों के बीज बोगे, यू विल बी, योर माइंड एंड योर थॉट्स विल बी अ फ्लावर विच विल हैव अ लॉट ऑफ अरोमा इन इट। वाह, वाह। अच्छा, टेल मी वन थिंग, जब प्रथमेश को किसी से सलाह लेनी होती है तो हु इज दैट फर्स्ट पर्सन दैट प्रथमेश गोस टू? जब मुझे किसी से सलाह लेनी होती है तो जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूँ, मैं श्री कृष्ण की विजडम को इस्तेमाल करता हूँ, और उनसे नई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। वरना ऐसी कोई सलाह चाहिए होती है, मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मा से मैं सलाह लेता हूँ, पापा से पूछता हूँ, और मेरे नाना जी हैं, सोसाइटी में ही रहते मेरे, सो उनसे मैं जाता हूँ, उनके पास काफ़ी सारे श्लोक हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनसे मैं सलाह लेता हूँ। तो जब भी मेरा कुछ स्पीच कुछ भी आता है, आई रेफ़र टू श्रीमद् भगवद गीता, आई रेफ़र टू पीपल अराउंड मी, माई पेरेंट्स, मेरे नाना जी जो है उनको, मैं उन लोगों के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, जिससे एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मेरे अंदर डेवलप हो पता है, इस पाती है। मामले में आप और मैं एक जैसे हैं। या जब मेरा मन विचलित होता है ना, तो मैंने ये एक श्रीमद् भगवद गीता का ओह, एक डेक रखा हुआ है, ओके, जिसमें पूरी भगवद गीता के श्लोक 64 कार्ड्स के अंदर है। अरे तो वाह, मैं आंख बंद करके एक कार्ड निकालता हूँ और मैं उसको पढ़ता हूँ, जिससे मेरा मन शांत हो जाता है। दैट्स सो इंटरेस्टिंग वे। एकदम, मतलब आप और मैं इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि गीता के अंदर पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा विजडम हुआ है। समाया हुआ है, बिल्कुल। और जो गीता को सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट ना देख करके अगर एक वे ऑफ लाइफ देखे एक ना। वे ऑफ लाइफ देखिए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, करेक्ट। सर, मुझे आपसे जैसे एक बात कहनी थी। हम्म। आपने जो भगवत गीता वाले डेक की बात बताई ना, हम्म। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आप आंख बंद करो, एक कार्ड उठाओ, एंड उससे आपको इंस्पिरेशन मिले। जैसे मैं तो एक पेज खोलता हूँ भगवत गीता का, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं भी अपने मेरे को ऐसा लगता है ना ट्राई कि जब मैं करूँगा। आंख बंद करके 2 मिनट भगवान के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड मेरे हाथ में आएगा वो भगवान ने बोला है कि बोला है, आज के लिए तेरे लिए यही कार्ड ये है। रामचरितमानस में वो जो नहीं आते, राम सलाखा करके, हाँ, जो ऐसे ऐसे आप हाँ। बनाते हो, एंड यू हैव टू लाइक, एक अक्षर पे रुकती है उंगली, वहाँ से आपको जोड़ते रहना है जब तक एक चौपाई ना बन जाए। हाँ, तो वो आपको फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देता है। तो ये कुछ इस तरह का है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी सोचा है कि आपकी जो स्टोरी है वो इतनी अच्छी इंस्पिरेशन है दैट यू शुड राइट अ बुक फॉर अबाउट योर सेल्फ और फॉर द अदर किड्स? हैव यू एवर थॉट ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी अबाउट योर सेल्फ? या आई हैव थॉट, मैं इनफैक्ट काम कर रहा हूँ इस पे, अच्छा। बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बट हाँ, मैं ये कोशिश तो कर ही रहा हूँ। उसके अलावा मैं अभी जितना चाहे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी बोलूँ वो अपने आप में एक लोगों को इंस्पिरेशन दे, ताकि उन्हें वापस उस चीज़ को रेफ़र ना करनी पड़े, वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रह जाए, राइट। और वो उनके साथ हमेशा रहे कि हाँ, ये मैंने सुना था और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। बाकी बुक आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब हो जाएगी देन यू विल डू बी द सेंड मी अ फर्स्ट। साइंड कॉपी। यस, आप यू विल I'll बी द come and take फर्स्ट your वन। autograph. मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपको लगता है क्या कि इंडिया में फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ब्रेल की जो बुक्स होती हैं वो बहुत कम हैं? व्हाट इज़ योर सेंस अबाउट इट, कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है या कमी है? सो मुझे ऐसा लगता है कि पहले, इफ़ यू विल कंपेयर,
पहले तो बहुत कम थी, पहले कोई एक्सेसिबिलिटी उतनी कुछ खास नहीं थी। अभी तो फिर भी इंक्लूजन के बारे में बात होना शुरू हो चुकी है। इंक्लूजन के बारे में बात हो रही है, लोग इतना फोकस कर रहे हैं। दिस हैज़ बिकम अ टॉपिक विच इज़ रियली नाइस। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, उनके पास पहले से काफ़ी स्टडी मटेरियल आ गया है। ब्रेल बुक्स तो है ही, ऑडियो बुक्स के फॉर्म में भी काफ़ी कुछ आ गया है। काफ़ी डिवाइसेस आ गए हैं जो उनको रियल टाइम ट्रांसलेशन करके टेक्स्ट बुक्स का ऑडियो की फॉर्म में तुरंत रियल टाइम में अवेलेबल करवाते हैं। सो अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, बट हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी काफ़ी कमी है जो हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन इन कंपैरिजन टू बिफोर अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट इज प्रथमेश? इज ही अ गुड स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट? मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके। सो एज अ स्टूडेंट, किताबों में जो जो स्कूल की पढ़ाई होती है, ओपन स्कूल की पढ़ाई होती है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट आर यू? आई एम काइंड ऑफ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। यू आर अ हार्ड वर्किंग या स्टूडेंट? मैं जैसे हार्ड वर्किंग भी हूँ, स्मार्ट वर्क भी करता हूँ थोड़ा। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कोई भी बुक मैं पढ़ता हूँ, मेरी मम्मा कहती हैं कि जितने क्लास में हूँ उतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। सो मेरे साथ ये अच्छी चीज़ है कि मैं एक भी चीज़ पढ़ता हूँ तो वो फटाफट से मुझे याद हो जाती है। तो रिवीजन और सब कुछ लेके पूरे हफ्ते में मैं 9 घंटे पढ़ लेता हूँ। एंड व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? एसएसटी। एसएसटी? या एसएसटी में ओके, एक बात बताओ कि एसएसटी में इंटरेस्ट है, यूपीएससी करने की इच्छा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मुझे लगता है कि प्रथमेश जैसे बच्चे को शायद आईवी लीग भी स्कॉलरशिप दे देगा। ठीक है, अगर मान लो प्रथमेश को कोई एक टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बोलती है कि प्रथमेश मेरे पास आकर के पढ़, तो जाना चाहेगा प्रथमेश? श्योर। जैसे मेरे हमारे देश में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट। बट मैं थोड़ा बाहर जाके, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करके, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कैसी चीज़ें हो रही हैं, वो सब देखना चाहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनफैक्ट मेरा गोल रहेगा कि मैं जाके यहाँ से पढ़ाई कर सकूँ, ताकि मेरा एक ब्रॉडर माइंडसेट हो सके, एक्सपोजर मिल सके। एक्सपोजर मिल जाए मुझे, ताकि मैं और अच्छे से, जब मैं यहाँ हूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पास मेरे पास और अच्छा एक्सपोजर और अच्छा स्कोप हो कि मैं कर सकता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाना तो ज़रूर चाहूँगा, ताकि मैं एक अच्छी लर्निंग ले सकूँ मैं, और अच्छा नया नया कुछ सीख सकूँ वहाँ पे। सो फॉर श्योर। आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि क्या अपना देश सही दिशा में जा रहा है पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली स्पेसिफिकली? और क्योंकि आपको जियोपॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है, जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड तो मुझे लगता है कि लास्ट कुछ सालों में ना इमेज चेंज हुई है। इंडिया की इमेज बहुत चेंज हुई है। आज अपने पासपोर्ट को देख करके लोग बहुत इज्जत देते हैं, हाँ। पहले नहीं देते थे। व्हाट इज़ योर सेंस अबाउट इट? सो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज हमारे पास जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। उन्होंने देश की इमेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एंड या जियो पॉलिटिकली जैसे मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है। बाहर के देशों में हमारी थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हुई है, हमारे माइंड्स को और जगह मिल पा रही है, और हमारे जो जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको एक रिस्पेक्ट दी जा रही है कि अच्छा ये इंडिया से हैं, इंस्टेड ऑफ पहले के टाइम पे जो हो रहा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। चाहे जैसे हम रशिया से तेल ही ले रहे हैं, एंड अ कंट्री इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि रशिया से तेल मत लीजिए, और उन्होंने सब कुछ किया, बट स्टिल हम रशिया से भी तेल ले रहे हैं। हम सभी कंट्री से स्टैब्लिश है हमारे रिलेशन। RIC जो है, इंडिया चाइना रशिया, वो भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। चाइना से भी पहले गलवान के बाद अब जो हो रहा है वो चाइना से भी रिलेशंस अब सुधर रहे हैं थोड़े बहुत। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है, एप्पल भी यहाँ आ रही है, और सारे देश जो है अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमारे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वी आर अ वेरी बिग मार्केट। हमारे बिना नहीं रह सकते वो। तो वो एक चीज़ आ गई है, चाहे वो USA हो, चाहे वो रशिया हो, वेनेजुएला हो, सभी इंडियन मार्केट की तलाश में है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो अब हमारे बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत भी किया है, तो उस वजह से हम अपने ऊपर भी डिपेंडेंट, मतलब अपने
सेल्फ डिपेंडेंट भी हो गए हैं हम लोग, सिर्फ बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। सो जियो पॉलिटिकली मुझे ऐसा लगता है कि पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी है, काफ़ी अच्छा हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ आर्मी, इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स, काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। एब्सोल्युटली। मुझे बस लगता है कि अगर एक कमी है जो कि इंडिया में हमको फोकस करनी है, वो है हमारा फोकस ऑन फोकस ऑन रिसर्च। रिसर्च, रिसर्च पे फोकस नहीं है हमारा। एग्जैक्टली। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूँ कि इंडिया का टैलेंट बाहर जाके रिसर्च करता है, फिर वो बाहर ही बस जाता है। मैं एक बात कहूँ आपको सर, हम गर्व से कहते हैं कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, भारतीय। पर क्यों गर्व से हम ये नहीं कह पाते कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है जो भारतीय, और गूगल भी भारत की ही कंपनी है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? रिसर्च इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। गूगल, फेसबुक सब बाहर ही क्यों बन रहे हैं? अपने यहाँ मैंने इनोवेशन, पता है अभी कुछ दिन पहले ये रील बनाई थी। Exactly. इट फील्स एज इफ यू एंड मी थिंक जस्ट एब्सोल्युटली अलाइक। सो मुझे ऐसा लगता है अभी तो AI टूल्स में परप्लेक्सिटी जो है वो इंडिया का सबसे रिसेंट टूल आया है। Absolutely. इसके पहले तो कुछ था भी नहीं। इसके मतलब अभी नए नए ऐप्स आ रहे हैं, वो भी इंडियन लोगों के लिए ही हो पा रहे हैं। बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक मेजर हमें अब कुछ करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। हमारे पास टाटा है, हमारे पास TCS है, हमारे पास इतनी सारी IT कंपनीज है। वी नीड टू डू समथिंग। हम गूगल को, हम सभी चीज़ों इंडिया बुलाएं, उनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में लाएं, क्योंकि अगर CEO इंडियन है तो क्यों ना कंपनी को भी इंडियन बनाया जाए। ये मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च पे और फोकस किया जाए, ताकि इंडिया जो है वो रिसर्च के मामले में और आगे बढ़ सके। हमें बूता है, देखो ना, हमने है। टाटा ने जाकर के लैंड रोवर जगुआर एक्वायर कर लिया। वही कंपनी थी जो पहले टाटा की डील चल रही थी, टाटा को एक्वायर कर ले ये लोग। लेकिन और लैंड रोवर और ये क्या बोलते हैं, जगुआर के जो CEOs थे वो लोग हंसे थे। लेकिन आज यही समय है जब जहाँ ये लैंड रोवर के CEO बैठे थे, वहाँ हमारी टाटा कंपनी बैठी है। और जहाँ टाटा पहले बैठे थे, रतन टाटा सर बैठे थे, जहाँ पहले JRD टाटा बैठे थे, वहाँ पे आज वो लैंड रोवर और दूसरी कंपनीज के CEO हैं। सो वी हैव क्रिएटेड अ ह्यूज डिफरेंस। हमारे पास बस मौका मिलना चाहिए। सी, प्लेटफॉर्म इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मौका बस मिले हमें, हम वी आर एबल टू प्रूव आवरसेल्व्स, बस हमें मौका मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास रिसर्च पर ध्यान दिया जाए और इसके ऊपर बजट एलोकेशन किया जाए और इस पे फोकस किया जाए, देन हमारे रिसर्च में कोई यू राइटली सेड, प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है मुझे कई बार क्या लगता है, हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, बट कई बार शायद उनके माँ बाप ही अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। पैसा है उनके पास, बट सोच नहीं है। आपने कभी सोचा है, जैसे मैंने नोटिस किया है, कोई बच्चा कहेगा कि पता है मम्मा, मैं तो बड़ा होकर ये करूँगा, मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा या मैं एक्टर ही बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। फिर आप लोगों को, हाँ बेटा चलो चलो करना, पर अभी पढ़ाई करो। हम उन्हीं के सपनों को दबा देते हैं। हम उन्हें इनकरेज क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों नहीं कह पाते कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल बनोगे, तब मैं भी जाके हम क्यों नहीं इनकरेज कर पाते उन्हें? हम जितना उन्हें इनकरेज करेंगे ना, उतना ही वो अपने ड्रीम के प्रति और काम करेंगे। अच्छा, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। इफ़ दे आर टेलिंग कि मैं कर सकता हूँ, तब तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना आज के वक्त में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि एज अ स्टूडेंट क्या आपको ये लगता है कि सब बच्चों को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहिए, या एज अ करियर काउंसलर मैं गलत हूँ? बिकॉज मैं तो चिल्ला के बोल रहा हूँ कि वाई इज़ एवरीबडी बीइंग पुश्ड इनटू IIT एंड नीट? देयर आर सो मेनी अदर करियर्स इन PCM और PCB और कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बट पूरी दुनिया सिर्फ 4 करियर्स के पीछे भाग रही है। अब अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पे चले जाओगे, ह्यूमैनिटीज़ में कोई और करियर हो ना हो, UPSC सबके माइंड में आएगा। करेक्ट। एंड जैसा आपने कहा, और आप सही हो, आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ये सप्लाई और डिमांड के बारे में आपने सुना है ना, कि जितनी डिमांड है और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाता है। Correct. तो इंजीनियर और डॉक्टर के पीछे जब इस वक्त सब लोग भाग रहे हैं, तब हमारे जो दूसरे करियर्स हैं उनमें हमारे पास उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास उनमें कुछ करने का। जो स्टूडेंट्स इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे लिए थोड़ा, हम इंजीनियर डॉक्टर से भीड़ थोड़ा कम करें। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जाकर थोड़े से कोशिश करें कि थोड़े
दूसरे करियर्स में हम ट्राई करें, थोड़ा ट्राई करें कि कैसे हम और क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास, बाहर में क्या है, यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ों को हम कैलकुलेट करें। इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी कुछ हम अपना ब्रॉडर माइंडसेट करें। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़रूरी है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, थोड़ा माइंडसेट हमें ब्रॉड करना मैंने पड़ेगा। अभी एक चीज़ और नोटिस करी आपके मेरे में सिमिलैरिटी। हाँ। आपके गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे हाँ। गले में भी रुद्राक्ष है। ओके। और पता है मैंने एक बार अपनी फ़्लाइट भी मिस कर दी थी क्योंकि मेरा रुद्राक्ष होटल में रह गया था। तो मैं फ़्लाइट मिस करके वापस से अपना रुद्राक्ष लेने गया क्योंकि मुझे उसके बिना बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। मुझे मुझे भी ऐसा लगता है मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है वो रुद्राक्ष। एग्जैक्टली मुझे भी, जैसे मैं स्कूल बस में भूल गया था, मम्मा को स्पेशली लाना पड़ा था, तो मैं भी बहुत मतलब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ये बिलीव दिलाता है कि भगवान आपके साथ हैं। और मुझे एक स्टोरी याद आई। जैसे क्या हुआ था ना, एक संत थे, सब लोग मतलब एक संत महात्माओं का पूरा एक ग्रुप जैसा था। तो वो लोग ना एक स्टेशन पे पहुंचते हैं, वो एक शहर में पहुंचते हैं। तो वहाँ वो कहते हैं कि देखो मैं यहाँ के ही रहने वाला हूँ, यहाँ मेरा आश्रम है, चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं। उनके साथ ना श्री कृष्ण की ना एक मूर्ति थी, उनमें से एक के पास, वो ट्रेन में छूट जाती है। तो क्या हुआ ना कि ये लोग खाते हैं पीते हैं सब करते हैं, फिर बात होने लगती है कि यार हमें वापस भी जाना है, क्या करना है। तो कहीं से पता चलता है कि यार ट्रेन, हमें 1 घंटा हो गया, ट्रेन गई ही नहीं है वहाँ से, ट्रेन में कुछ तो इशू हो रहा है, ना इंजीनियर सॉल्व कर पा रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ट्रेन बढ़ ही नहीं पा रही। संत को याद आता है कि अरे मैं अपनी मूर्ति छोड़ कर आया हूँ। वो फटाफट से भागते हैं, जाते हैं, ट्रेन में से मूर्ति लेते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि देखिए श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण को कहते हैं कि अब मैं गलती से भूल गया था, लेकिन अब आप मेरे साथ हैं, आप कृपया इस ट्रेन को आगे जाने की अनुमति दें। और किसी जादू की तरह वो ट्रेन ठीक हो जाती है और आगे बढ़ती है। तो ये भगवान का हमारे साथ होने का विश्वास दिलाता है कि हाँ भगवान हमारे साथ है, मैं जो भी करूँगा सही करूँगा, ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो ये मेरे और आप में सिमिलैरिटी तो है। करेक्ट। अच्छा, मुझे ख़त्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपको इंडिया के स्टूडेंट्स के कान में, टीनेजर्स के कान में कोई एक चीज़ बोलनी है तो आप क्या बोलोगे उनको? अगर टीनेजर्स को मुझे कोई मैसेज देना है, सबसे पहली चीज़ कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस पूरा फोकस रखना है एंड गोल पे फोकस करने की बजाय प्रोसेस पे फोकस करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, आप जानते होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुर माते संगोष्ठो कर्मणि। इसका मतलब ये है कि मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँगा, मतलब ये है कि आप एज अ पर्सन कर्म के भागीदार हो, फल के नहीं। फल आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपने कर्म किया है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोसेस पे फोकस करें, ना कि गोल पर। आपको ये नहीं देखना है कि मैं क्रैक करूँगा और ये पोजीशन लाऊंगा, बल्कि आपको अगर ये करना है, अपने गोल सेट कर दिया, अब आपको उसके ऊपर पढ़ाई करनी है। सर एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार ना एक स्टोरी है कि एक बार एक पापा जो है ना, वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम ना इस बार पास हो जाना एग्ज़ाम में, फिर टॉप नहीं, पास हो जाना, मैं तुम्हें बाइक खरीद के दूंगा। तो वो कहता है, बहुत खुश हो जाता है। फिर वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं, गेस क्या हुआ, वो फेल हो जाता है। ओहो। तो उसके पापा पूछते कि यार मैंने कहा था तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, फेल क्यों हुए? तो कहता है कि पापा आपने कहा था बाइक दिलाओगे, पर मुझे बाइक नहीं आती थी तो मैं बाइक सीखने लगा था। जिस चक्कर में एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाया। इतना भी प्रोसेस ओरिएंटेड मत होना है, प्रोसेस पे फोकस करिए, क्योंकि रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। प्रोसेस पे फोकस करें। और दूसरा एक श्लोक है कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। इस श्लोक में जो है श्री कृष्ण बताते हैं कि वो भक्त जो मेरे ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं उनको मैं ज़रूर प्राप्त होता हूँ, और वो मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाने के कारण उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको संतुष्टि मिलती है। आप जिस ओर ध्यान लगाएंगे और जिस तरफ आप अपना पूरा एनर्जी यूटिलाइज करेंगे ना, उस तरफ आपके फोकस ज़्यादा जाएगा और आपको वहीं सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। इसलिए डेडिकेशन रखिए, जो भी कर रहे हैं आप उस पर पूरा फोकस करिए, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो करें, एंड आप इवेंचुअली आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, क्योंकि मैं करियर काउंसलर हूँ,
मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सबको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, हाँ। बट पता है बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर आप बता दो कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में गूगल करने लग जाते हैं और कि पढ़ाई इसकी छोड़ देते बिल्डिंग हैं। कैसी है, हाँ, इसकी बिल्डिंग यहाँ कैसी पर है, कैंपस क्या यहाँ है, पे कैंपस क्या यहाँ है, पे यहाँ कौन पे कौन है, यहाँ पे क्या क्या है, क्लब्स क्या हैं, यहाँ मैं मस्ती कैसे करूँगा। यहाँ पे कौन कौन से खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे हाँ। यहाँ का खाना कैसा है, ये रिसर्च करने गूगल Correct. करने लग जाते और हैं, पढ़ाई पे फोकस पढ़ाई खत्म पे कर फोकस खत्म कर देते हैं। वही बाइक वाली कहानी हो करेक्ट। जाती है। मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ दैट बिफोर यू गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी यू हैव टू फर्स्ट बिकम द स्टूडेंट हु विल गो टू अ गुड गुड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, राइट? एग्जैक्टली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो कर रहे हैं आपको उसके ऊपर फोकस करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ उसके ऊपर फोकस करना है, तब आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। सो पूरा डेडिकेशन अपना उस तरफ रखिए। इंस्टेड ऑफ गूगलिंग आपकी यूनिवर्सिटी कैसी होगी, आपको ऐसा बनना है कि यूनिवर्सिटी गूगल करें कि क्या मेरा स्टूडेंट इस बच्चे जैसा होगा कि नहीं। होगा कि नहीं होगा। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। कैन आई कम एंड गिव यू अ हग? Wait, let me give you a hug. Thank you so much. This was so nice. This was so very nice. Prathamesh, it was lovely talking to you. सेम हियर। And thank you so much for coming to my office. Thank you so much for taking out time. Thank you पुणे for से inviting me. 2 दिन निकाल करके प्रथमेश सिन्हा मेरे पास आए, जबकि शायद वो मुझसे बहुत बड़ी हस्ती हैं, मुझसे बहुत sir. कुछ ज़्यादा जानते हैं। दैट्स योर, आपको बड़प्पन है वो। नहीं बाकी बेटा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। I'll tell you, you are not just an inspiration to all the kids out there, you are an inspiration to even parents like me. And I'm so glad that आज आप अपनी मम्मा के साथ भी आए। मैं आपको बताऊं मैम, आपने जो भी किया, जो भी आपने मेहनत करी, जो भी आपने शिद्दत से प्रथमेश को आप यहाँ तक लेके आए, I am so glad that he has a mother like you. Thank you so much. Because let me tell you, Prathamesh, I do not know about anybody else, but India needs you, beta. India really needs you, and India needs lot of Prathamesh. And I'm sure कि तुम्हारी बातें सुन करके, तुम्हारे विचारों को सुन करके, तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी मेहनत देख करके, और रेजिलियंस, कि मेरी कमज़ोरी नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। Exactly. राइट? ये सब देख करके पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बच्चे मोटिवेट होंगे। Like I said in the middle of our conversation, you might not have an eyesight, but you have a great vision, Prathamesh. And I'm so proud of your vision. Thank you so much for this. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you. Awesome.